okay with shared mailbox? सर Yes. कल के रिगार्डिंग थोड़े डाउट्स हैं एक दो हाँ जी, shared mailbox please. के regarding। हेलो, हाँ जी कुणाल. हाँ कल क्लास के रिगार्डिंग एक दो डाउट्स हैं। Hello. Hello, am I audible? Now. Yeah. Yes, sir. So I have one two doubts regarding the yesterday's class. So you can cover this, then I will ask. अच्छा ठीक है. इसमें जो क्वेश्चन है शेयर्ड मेल बॉक्स मैसेज ट्रेस है आई थिंक विवेक, Yes. है ना? चलो मैं आपको गाइड करता हूँ. ध्यान रखना ये जो ट्रेसिंग है, ये जो इंटरनल प्रोसेस है, दिस ऑल एक्टिविटी मैनेज बाय द एडमिन, ग्लोबल एडमिन. या तो एडमिन हैंडल करेगा या तो ग्लोबल एडमिन हैंडल करेगा. मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो दे रहा हूँ. इंटरनल आईटी के नाम से मैंने एक शेयर्ड मेल बॉक्स बनाया और इस इंटरनल आईटी में मैंने क्लार्क को ऐड कर दिया, टेलनेट को ऐड कर दिया, टोनी को ऐड कर दिया और जीसीपी को ऐड कर दिया. ये सारे एम्प्लॉयज जो हैं इंटरनल आईटी के रोल में प्ले करते हैं. ठीक है, दीज ऑल आर द इंटरनल आईटी एम्प्लॉय. ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था कि शेयर्ड मेल बॉक्स एक तरीके का ग्रुप है. दिस इज द टाइप ऑफ ग्रुप. एक फ्लोर पे बंदा है, वो अपने कीबोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है या मॉनिटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है. इस बंदे ने, एबीसी बंदे ने ईमेल भेजी शेयर्ड मेल बॉक्स को कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कीबोर्ड, रिलेटेड टू द माउस या व्हाटएवर. ठीक है, अब ये मेल आपके सारे बंदों के पास इमीडिएटली एक समय में पहुंच गई. मेल का एक्सेस सारे बंदों को हो गया. जब आप शेयर्ड मेल बॉक्स का मेंबर होते हुए मैसेज को रिप्लाई करते हो किसी भी पर्टिकुलर यूजर को, तो उस यूजर को जो रिप्लाई में ईमेल्स रिसीव होंगी वो किसके नाम से होंगी? कौन सी ईमेल आईडी से आएगी इस एबीसी Shared के लिए? mailbox. Shared शेयर्ड mailbox. मेल बॉक्स, है ना? मतलब जो भी नाम है आपका, इंटरनल IT@tmc.com, ये ईमेल आईडी हमारी शेयर्ड मेल बॉक्स की. अब इस बंदे को तो लगेगा कि चलो ठीक है, ग्रुप ने अच्छा काम किया, डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, मेरी क्वेरी रिजॉल्व हो गई, राइट? अब आप काम कर रहे हो एज ए रूट, यू आर वर्किंग एज ए रूट, बट आपको जानना है कि क्लार्क ने भेजा, टोनी ने भेजा, या जीसीपी ने भेजा. ठीक है विवेक, आई थिंक दिस इज योर क्वेश्चन ना? Yes. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा फंडा है. मैं इसके लिए डायरेक्टली आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ. 1 मिनट का टाइम लगेगा एंड यू विल क्लियर योर डाउट. आई एम गोइंग टू ओपन माय रूट अकाउंट. ऑफिस 365 पोर्टल पे चलते हैं, रूट अकाउंट पे चलते हैं. shared mailbox, whatever shared mailbox that you created. I'm just going to open office.com. Just give me 1 minute. एडमिन सेंटर पे चलो, और एडमिन सेंटर पे चलने के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन आवर पेज. यहाँ पे आपको जाना है मैसेज ट्रेस के लिए. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन व्हाट, वी नीड टू क्लिक ऑन एक्सचेंज एडमिन सेंटर. यहाँ पे रूट अकाउंट से एक्सचेंज एडमिन पे लॉगिन करो. मैसेज ट्रेस करना है हमारे ग्रुप में से, ग्रुप के कौन से मेंबर ने रिप्लाई किया था. आप आ जाएंगे एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे, मेल फ्लो को क्लिक करेंगे, मैसेज ट्रेस को क्लिक करेंगे. यहाँ पे सेंड रिसीव व्हाटएवर, तो हमें तो सेंडर को ढूंढना है, तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड मैसेज सेंड टू द माय प्राइमरी ईमेल आईडी. आपका ग्रुप जो है इस पर्टिकुलर डोमेन से अटैच है. अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो इंडिविजुअल चाहिए, तो सेंडर में आप क्या करेंगे, ये ऐड कर दिया, और रेसिपिएंट में सारे रेसिपिएंट. एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि इतने से इतने दिन के बीच में. तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट फ्रॉम 28th ऑफ दिसंबर से लेकर के आज 4 तारीख के बीच में जितनी भी मेल्स आई हैं वो हम फिल्टर कर लेंगे. सर्च पे क्लिक किया, ये जो पेज ओपन होगा यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी
किसने किसको मेल भेजा उसकी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सेंडर की डिटेल्स आ रही है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रेसिपिएंट का। इज दैट करेक्ट? सेंडर की डिटेल्स आ रही है और रेसिपिएंट की डिटेल आ रही है, डिलीवर्ड हुई है, फेल्ड हुई है। अगर आपका कोई यूजर ग्रुप को मेल भेजा, जैसे ये ग्रुप है, इसको ओपन करेंगे, इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, sender is our group and I'm going to check on message event, message information, और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल यूजर का नेम मिल जाएगा जिस भी यूजर ने भेजा हुआ है मैसेज को उस ग्रुप के थ्रू। इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मोस्टली आपको ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा, रेसिपिएंट पे दिख जाएगा, बट आप यहाँ से भी उसकी डिटेल को कैप्चर कर सकते हैं। इट्स ऑल राइट। सर नेम कहाँ पे यहाँ पे? दिस इज द ईमेल, या आप इस मैसेज आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। मैसेज आईडी से कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने एक भेजा है, मुझे ट्रेसिंग मिल रहा है, लेकिन मैसेज आईडी उसमें नाम नहीं आ रहा है, किसी ने भेजा है वो। इंडिविजुअल का नाम नहीं आ रहा है? नहीं। यू आर एबल टू फाइंड द ग्रुप नेम? यस। जो उसमें सेंडर दिखाई पड़ रहा है वो ग्रुप का नेम दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट? यस, सेंडर में ग्रुप का नाम है, रिसिपेंट में जिसको मेल रिसीव हुआ है वो। लेकिन सेंडर में जो मतलब जो कॉन्फ़िगर्ड है शेयर्ड मेल बॉक्स, वो किसने भेजा है वो नहीं पता चल रहा है। किसने रिप्लाई किया वो आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, हाँ राइट? हाँ, राइट। ठीक है, सो दैट वी नीड टू चेक एंड गिव यू, जस्ट अलाउ मी, I'll check you in another way. We need to activate few things or we'll capture the exact name of our user account. PowerShell से कनेक्ट ओके करना पड़ेगा, 2-3 कमांडें लगेगी, we can get the access। ठीक है, PowerShell आने वाला है, इसी AD कनेक्ट में हम PowerShell को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। एंड सर इसको जो मैसेज आईडी कहाँ पे डालना है, सॉरी ट्रेस आईडी ये कहाँ पे डालना है? ट्रेस आईडी उसी मैसेज पे, मैसेज आईडी आपने कॉपी की, आप एक बार फिर से आएंगे मैसेज ट्रेस में। मैसेज ट्रेस में आने के बाद we just need to select मैसेज ट्रेस और यहाँ पे एक डिटेल्स आएगी जिसमें आप मैसेज आईडी को पेस्ट करेंगे। ठीक है, या फिर दोनों में आप से एक मैसेज ट्रेस, मैसेज आईडी और मैसेज ट्रेस आईडी जब सर्च करेंगे तो ये केवल उसी कन्वर्सेशन को दिखाएगा जिस पे आपने परफॉर्म किया है, अगर कन्वर्सेशन हुआ है तो वहां से हम कैप्चर कर लेंगे डिटेल्स को। कुणाल, आपका क्या क्वेश्चन था? सर एक तो यही जो हम टेनेंट हम डिलीट करते हैं वो हम रिकवर भी कर सकते हैं, राइट? टेनेंट को? यस। नहीं, टेनेंट को रिकवर करने के लिए ओनली माइक्रोसॉफ्ट विल हेल्प यू, वी डोंट हैव ऑप्शन टू रिवर्ट बैक बाय सेल्फ। हम यूजर रिकवर कर सकते हैं, ग्रुप रिकवर कर सकते हैं, बट टेनेंट को रिकवर करने के लिए यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद माइक्रोसॉफ्ट, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो, Am I audible? यस आई कैन हियर यू। Sir, is there any limit also on a root account, on one root account, that how many tenants we can create? इट्स नॉट बेस्ड ऑन लाइक एज अ लिमिट, क्योंकि टेनेंट का हमारे रूट अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा आपको ऑथराइज करेगा, यू कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ टेनेंट, यू कैन ऐड मल्टीपल टेनेंट, वी डोंट हैव अ लिमिट काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसा कोई नंबर माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में नहीं है कि हाउ मेनी टेनेंट्स वी कैन ऐड विद सिंगल माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट। हेलो, कल जो टॉपिक्स हुए उसमें मुझे भी डाउट्स है थोड़े P1 लाइसेंस के रिगार्डिंग। आई अंडरस्टैंड अबाउट द SSTR and MFA, but I am little bit confused about conditional access policy.
नहीं, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को तो अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, बट वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द थिंग्स। हमने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कि लाइक कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, हमने एग्जांपल देखा था कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी क्या करता है, नेम्ड लोकेशन पॉलिसी देता है, जिससे आप अपने यूजर को ऑथराइज कर सकते हो कि आपका यूजर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में लॉगिन करेगा, बाहर की कंट्री में लॉगिन करने के लिए ऑथराइज नहीं है। ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था हमारा, आई थिंक, राइट? हेलो हेलो। यप। कल जो क्लास हुआ उसमें मुझे थोड़े डाउट्स हैं, जैसे एमएफए और एसएसपीआर मेरा क्लियर हो गया। रिगार्डिंग द कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी में थोड़ा कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी P1 का है। प्रैक्टिकल तो हमारा हुआ नहीं अभी। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी का हमने एग्जांपल देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी इज रिस्पांसिबल टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ यूजर लॉगिन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। हम नहीं चाहते कि हमारा यूजर इंडिया के बाहर कहीं पे लॉगिन हो, तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगा देंगे। ये हमने डिस्कस किया था। नेम्ड लोकेशन पॉलिसी कहते हैं कंडीशनल एक्सेस के अंदर। डन। ये सर ओनली P2 में अलाउड है ना? P2 लाइसेंस में आता है ना कंडीशनल एंड नेम्ड लोकेशन? दोनों है P1 P2 दोनों में एप्लीकेबल है। तो वो P1 में कैसे काम करता है, वो एक थ्योरेटिकल? नहीं, P1 तो केवल एक लाइसेंस है ना, दैट यू कैन परचेज फ्रॉम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। राइट। आप मार्केट प्लेस में जाएंगे, मार्केट प्लेस से हम डायरेक्टली P1 लाइसेंस परचेज करेंगे और उस लाइसेंस को हम अपने टेनेंट के साथ एसोसिएट कर देंगे, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग विद मोस्ट ऑफ द यूजर्स। एंड सर डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में फिर P1 P2 में? P2 कैन गिव अस अ मोर ऑप्शन। लाइक मतलब एनी एग्जांपल जैसे इसके अलावा? ओके, P1 और P2 दो डेडिकेटेड लाइसेंस हैं रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें तो बोथ आर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी लाइसेंस, इनको हम बोलते हैं these all are Azure AD या MS इंट्रा आईडी। कभी कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट आर द लाइसेंसेस आर एप्लीकेबल फॉर Azure AD या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के लिए, तो यू कैन से दैट MS इंट्रा P1 और दूसरा है MS इंट्रा P2। ठीक है, ये दो लाइसेंसेस हैं that are applicable for our Microsoft 365 services. It gives us option to set up MFA. It give us option to set up SSPR. It will provide us access of conditional access. Conditional access. It gives us option of compliance policy. Compliance policy. ये कॉमन सर्विसेज है। ये सारी सर्विसेज आपकी एप्लीकेबल होती हैं P2 के लिए। ये चारों सर ये सर्विसेज तो आपकी P2 के पर लिए यूजर available। ये पर यूजर लाइसेंस मिलता है सर, कैसा है? नहीं भाई, आ रहे हैं उसी पे पॉइंट पे आ रहे हैं, एक एक पॉइंट कंप्लीट करने देते हैं। कल भी हमने इस पे कई बार डिस्कस किया, कई मल्टीपल टाइम रिपीट किया कि P1 P2 लाइसेंस टेनेंट के लिए होता है, यूजर के ऊपर इंडिविजुअल लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल यूजर को लाइसेंस देते हैं या नहीं भी देते हैं, आपकी सर्विसेज काम करेगी। अगर आप इंडिविजुअल यूजर के ऊपर लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो उस यूजर की जो कैपेसिटी है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो इंक्रीज हो जाती है। नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से इसको इंट्रा आईडी लाइसेंस बोला जाता है, इसी वजह से इसको एज्योर एडी लाइसेंस बोला जाता है। यूजर लाइसेंस नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, P2 लाइसेंस क्या अथॉरिटी देता है? P1 लाइसेंस में कुछ लिमिटेड है, आप 100 यूजर्स से ज्यादा आप कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी नहीं लगा सकते। 100 यूजर से ज्यादा आप कंप्लायंस पॉलिसीज नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरा, अगर हम P2 की बात करें तो P2 लाइसेंसेस हमें एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक पेज होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट परव्यू। माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं ई डिस्कवरी।
ठीक है। ई डिस्कवरी माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस होती है विच इज कंसीडर एज ए ऑडिट लॉग्स, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक और सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी, DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन। P1 की जो कॉस्ट है INR में, ये पड़ता है आपका 285 या 385, जस्ट गिव मी वन बिट कंफ्यूज, 385 पर लाइसेंस, एक लाइसेंस का कॉस्ट। P2 की जो कॉस्ट है वो है 785 पर लाइसेंस, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ लाइसेंस। इसके अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, इसके अंदर ये फैसिलिटीज मिलती है। P1 लाइसेंस भी लगभग उसी तरीके से काम करता है, बट ये लिमिटेड यूजर्स के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, जिन पे हम जिनका हम इस पे जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द गैप। हेलो, यस, ठीक है। तो आप ऐसे इनको कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। सेम सर P2 में P2 में भी यही है, लिमिटेड 100 यूजर्स। नहीं, P2 में जो मिनिमम यूजर्स की स्टार्टिंग होती है, जो मैक्सिमम यूजर्स आप क्रिएट करते हैं, 500 यूजर यू कैन सेट अप विद द हेल्प ऑफ P2 लाइसेंस। ओके। और जो हम सर इनको लाइसेंसिंग देंगे, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो टू एनहांस दी सिक्योरिटी फॉर द यूजर, अगर हम यूजर को लाइसेंस देते हैं तो वही आपने बताया था माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से ही दे सकते हैं। हाँ, एडमिन ही केवल कर पाएगा, बाकी नॉर्मल यूजर नहीं कर पाएगा। ऑल गुड। सर तो लाइसेंस असाइन करने का लाइसेंस टीम अलग होती है सर, या फिर हर कोई टेक्निकल सपोर्ट टीम लाइसेंस असाइन कर सकते हैं? एडमिन जिसके पास 365 एडमिन का राइट्स है, वो सब कोई भी कर सकता है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का एक्सेस है मुझे, तो मैं लाइसेंस मैनेज कर पाऊंगा। ऑल गुड। हेलो, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो हम कल वाले पॉइंट पे आ जाते हैं एक बार फिर से। वी आर ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, SSPR, P1 P2 लाइसेंस, यूजर्स, टेनेंट, कॉन्फ़िगर, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, ग्रुप्स कैसे होते हैं, ये सारा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। हम लोग हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि अगर क्लाइंट कहता है आई डोंट वांट टू यूज P1 P2 लाइसेंस, बट मुझे सिक्योरिटी उसी तरीके से चाहिए जिस तरीके से P1 P2 लाइसेंस देते हैं, बट आई डोंट वांट टू यूज P1 P2 लाइसेंस, हमें कुछ ऐसा पोर्टल प्रोवाइड करो, कुछ ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करो दैट गिव अस ऑप्शन, राइट, दैट गिव अस ऑप्शन टू मैनेज द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो डुओ एप्लीकेशन एक होता है अपना, हम डुओ एप्लीकेशन को एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जोड़ने वाले हैं, ताकि जो यूजर्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, उन यूजर्स को MFA, उन यूजर को SSPR हम डुओ एप्लीकेशन से प्रोवाइड कर सकें। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, हर एक माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर को ये मालूम होना चाहिए कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कैसे अटैच किया जाता है, किसी थर्ड पार्टी ऐप को माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के यूजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कैसे किया जा सकता है। दिस इज द पैनल ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365। आई एम गोइंग टू ओपन द पेज ऑफ इंट्रा एडमिन सेंटर। ये अपने पास रूट अकाउंट का इंट्रा एडमिन सेंटर हमने ओपन कर लिया है, एंड meanwhile let me sign up myself over a duo application। यूजर्स की बात करें तो मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, अलीबाबा, क्लार्क, टाटा, टेलनेट, ये यूजर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड वी आर गोइंग टू यूज डुओ ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन टू प्रोटेक्ट आर प्रोवाइड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज टू दिस पर्टिकुलर दीज यूजर्स। इसके लिए प्री रिक्विजिट में आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। जीमेल आईडी कोई से भी आप इस्तेमाल कर लो, उसका इस्तेमाल करके आप अपना साइन अप कर सकते हो। ओपन गूगल एंड टाइप डुओ सिक्योरिटी। आप डुओ सिक्योरिटी ओपन करेंगे,
duo.com एक साइट है, इनकी ऑफिशियल साइट है, उस पे लॉग इन करिए. It will give us option to click on free trial. Just need to proceed with free trial. Provide your basic information. यहाँ पे आप अपनी personal information provide करेंगे. हाँ, the mandatory part with you need to provide the official mail ID. I'm going to use my official mail ID जिसमें कंपनी का नाम हो, तो मैं यहाँ पे telnet@teachmecloud.blog इस्तेमाल कर लेता हूँ. आपकी कंपनी क्या है वो आप डिसाइड कर लो. सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, कंपनी का नाम देना है आपको, एम्प्लॉय साइज देना है आपको, सिक्योरिटी में सॉरी कंट्री में आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लो. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद आवर ऑन कंट्री कोड. यहाँ पे आप अपना फोन नंबर विच इज मैंडेटरी और स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक कर दो. ये साइन अप करने का तरीका है. यू जस्ट नीड टू साइन अप. अब यू नीड टू प्रोसीड एंड ट्राई टू लॉग इन विद डुओ बाय यूजिंग द सेम एप्लीकेशन. उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम टेलनेट पे चलते हैं. अभी जस्ट हमने रजिस्टर करा है टेलनेट ईमेल आईडी को डुओ एप्लीकेशन पे. तो लेट्स वेरीफाई कि हमारे पास उससे रिलेटेड telnet@teachmecloud.blogs इस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसका अप्रूवल जरूरी है. यू नीड टू अप्रूव द यूजर फॉर द डुओ एप्लीकेशन यूसेज. तो लॉग इन करते हैं. लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक. क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर हम हाइब्रिड सेटअप बनाने वाले हैं. डुओ से हमारे पास एक ईमेल रिसीव हुई है. दिस इज योर वेरिफिकेशन ईमेल दैट वी रिसीव्ड. वेरिफिकेशन पे क्लिक करो और ये आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा. ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये अभी दिखा रहा है कि योर डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो गुड है. आई एम गोइंग टू साइन इन. फिर डुओ पे साइन कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेम ईमेल आईडी. telnet@teachmecloud.blogs. Provide password. ये it will help to maybe MFN ना create हो इस पे. Otherwise we need to set up. सर थर्ड पार्टी और भी एप्लीकेशंस होंगी ना जो डीओ के अलावा? ऑक्टा है जो पॉपुलर है, ऑक्टा है, डुओ है, ये ज्यादा कंपनी में चलते हैं. मोस्टली कंपनी इनका इस्तेमाल करती है. सर ऐसा कुछ माइक्रोसॉफ्ट का वो भी होता है, लिमिटेशन भी कुछ ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कोई और के साथ नहीं हम सिंक करना, मतलब रिकमेंडेशन यही होती है कि इसके नहीं, साथ ही करो? माइक्रोसॉफ्ट ओपन है. ऑफिस 365 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्लेटफॉर्म है. ओके. चलिए मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ पासवर्ड को.
ठीक है, सो आई एम गेटिंग अ कोड 729, लॉग इन करते हैं इसको। चलिए, दिस इज द पेज ऑफ एडमिन सेंटर ऑफ डुओ। आप किसी भी ईमेल आईडी से इसको एक्सेस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी आईडी जो है ऑफिशियल होनी चाहिए, जिसके जरिए आप अपने इस पेज को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमारे पास जो यूजर्स थे, एक तो यहाँ पे यूजर का पैनल दिखाई पड़ रहा है, वी आर एबल टू सी वन यूजर, यहाँ पे वी आर एबल टू एक्सेस वन यूजर। बट हम चाहते हैं कि जितने भी यूजर्स हमने क्रिएट किए हैं अपने इंट्रा एडमिन सेंटर पे, ये सारे यूजर्स यहाँ पे दिखाई पड़े। सो वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल डायरेक्टरीज है, और एक्सटर्नल डायरेक्टरीज को हम क्या करने वाले हैं, सिंक करने वाले हैं। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन यूजर, गो टू द एक्सटर्नल डायरेक्टरीज, ऐड एक्सटर्नल डायरेक्टरीज में it gives us option to connect with Microsoft Intra ID, Active Directory on premises, Google, Open LDAP और Okta। इन चारों 5 प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं जहां से आप अपने यूजर को सिंक करा सकते हैं। तो हम बेसिकली एज्योर की इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्शन, और इसमें ऐड न्यू कनेक्शन पे जाएंगे, क्लिक कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद डेफिनेटली यू नीड टू प्रोवाइड योर पासवर्ड एंड डिटेल। रूट अकाउंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे सारी सर्विसेज को आसानी से हम कनेक्ट कर सके। माइक्रोसॉफ्ट on microsoft.com, this is my root account and let me provide the username and password। यहाँ पे ऑथराइज करो आप अपने इस पेज को। MFA is configured, so let me approve it from MFA। एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू ऑथराइज टू bring your users from Microsoft Intra Admin Center to this particular port। हमने सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज कर लिया है, और यहाँ पे आपको जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी। इफ यू वांट टू ऐड एनी स्पेसिफिक ग्रुप, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कौन सी यूजर को आप एसोसिएट करना चाहते हैं। जितने भी ग्रुप्स आपने बनाए हैं वो सारे ग्रुप्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आई एम गोइंग बैक टू द इंट्रा एडमिन सेंटर, यहाँ पे बनाते हैं एक ग्रुप, और उस ग्रुप में रखते हैं कुछ यूजर्स। सेलेक्ट डुओ हाइफन MFA, ठीक है, ये हमारा ग्रुप का नाम हो गया। ऑनर में हम एक रूट अकाउंट दे देते हैं एज ए ऑनर। यूजर्स में सारे यूजर्स को ऐड करना है, तो इट्स अप टू यू, यू कैन ऐड ऑल द यूजर्स, या ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप को ऐड करना है तो यू कैन ऐड ग्रुप एज वेल। टेलनेट को ऐड किया हमने, क्लार्क नाम का यूजर हमने बनाया था, आई थिंक, लेट मी चेक, क्लार्क को ऐड किया। दूसरा एक और यूजर था हमारा शायद टेलनेट के नाम से, लेट मी चेक, टाटा के नाम से यूजर था। एक टाटा यूजर था, एक अलीबाबा, तो हम इन दोनों यूजर्स को भी हम ऐड कर लेते हैं अभी के लिए, अलीबाबा। नंबर ऑफ यूजर्स 3, जिनको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर से या फिर डुओ से। सेलेक्ट किया और क्रिएट कर दिया। ग्रुप नेम इज डुओ हाइफन MFA, दिस इज द ग्रुप नेम, ये आपको याद रखना है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, बैक टू द डुओ एप्लीकेशन, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, एंड लेट मी फाइंड द ग्रुप दैट वी जस्ट क्रिएटेड। हमने एक डुओ MFA बनाया था, दिस इज द डुओ MFA, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको कंप्लीट सेटअप कर दिया। जैसे ही आपने कंप्लीट सेटअप किया, इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ यूजर्स, जितने भी यूजर्स आपने बनाए हैं ना, वो सारे यूजर्स की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। सिंक नाउ पे क्लिक करो। हाउ मेनी यूजर सिंक्रोनाइज, सिंक 3 यूजर एंड 1 ग्रुप। 1 एरर आया है, चलो वो हम देख लेंगे। बैक टू द यूजर्स, गो टू द यूजर्स पैनल। अब आप देखिए जितने भी यूजर्स थे वो सारे यूजर्स आ गए। अच्छा, एरर इसलिए आया क्योंकि ये पहले भी ऐड हो चुका है।
अलीबाबा आ गया, क्लार्क आ गया, टेलनेट आ गया, ये 3 यूजर हमने सक्सेसफुली अटैच कर लिए। एनी क्वेश्चन गाइस? I'm going to show you the steps how we can activate MFA. तो MFA एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही बेसिक सा स्टेप, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्लार्क के लिए MFA एक्टिवेट करना है, जिस भी यूजर के लिए MFA आपको सेटअप करना है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट देम। आप उस यूजर को सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जनरेट कोड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दैट विल हेल्प अस टू एक्टिवेट MFA। एक्टिव ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है। बाईपास, इनेबल ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन मेथड एंड सेव चेंज। बाईपास आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर राइट नाउ, बट नेक्स्ट टाइम हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी के लिए एक्टिव कर देंगे रिक्वायर्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो सेव चेंजेस पे जाओ आप, या आप इस पे क्लिक कर सकते हैं रिक्वायर MFA और नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, कई सारी सेटिंग्स। अब ये क्लार्क बंदा जब भी लॉगिन करेगा, इसके लिए हमें डुओ एप्लीकेशन से ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेट मी चेक इट। दिस इज आवर यूजर नेम। इसको हम चलते हैं इनकॉग्निटो विज़ार्ड में, आउटलुक ओपन करते हैं और MFA सेटअप करते हैं क्लार्क के लिए। लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ क्लार्क यूजर, जो भी इसका पासवर्ड दिया गया है। डुओ ऑथेंटिकेटेड है ये। We created a multiple authentication for this particular user, so that's why it just bypassed with the help of our Microsoft Authenticator. आप इसके लिए Microsoft का authentication backend से disable करेंगे, remove करेंगे and then configure with the new authentication application with the help of Duo Authentication app. आप Duo Authentication application अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे and then configure. This is the way to connect our third-party application to activate MFA. Hello. Yes, sir. Can we proceed for next step? Yes, sir. अगला जो पॉइंट है that we are going to talk about really important topic, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो important services के बारे में, which is Microsoft Intra Connect और Microsoft Intra Join. इंटरव्यू के टाइम पे इंट्रा एडमिन सेंटर एक ऐसा टूल, एक ऐसा यू कैन से दैट मॉड्यूल है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जा सकते हैं. So let me give you the details about the concept
of Microsoft IntraJoin and IntraConnect, and उसके बाद फिर we are going to set up our environment. दो चीजें Sir, one होती है question. Microsoft IntraConnect में. One is MS IntraJoin and the second one is MS IntraConnect. Both are First one related is to the hybrid. हाँ जी, please. MS IntraConnect join. First one. IntraJoin and IntraConnect. Yes, this one is join. चलो, both are responsible to manage the hybrid environment. तो बहुत ही ध्यान से समझना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. This is our MS 365 portal और multiple client machines are available on on-premises. These all are Windows 10 या Windows 11 based machines. Windows 10 या Windows 11 based computer हमारे पास on-premises पे लगे हैं. And all the machines are connected with internet. हर एक कंप्यूटर का एक नाम होगा अपना पर्सनल. Let's take an example. ये अपना हो गया डेमो पीसी, ये हो गया HR पीसी, ये हो गया क्लास पीसी. ठीक है, ऐसे करके सबका कंप्यूटर का नेम है. पोर्टल पे हम ऑलरेडी यूजर्स बना चुके हैं. टेलनेट हमारे पास है, क्लार्क हमारे पास है, टाटा हमने क्रिएट कर रखा है. इंट्रा ज्वाइन क्या होता है कि आप इन मशीनों को, इन कंप्यूटर नेम को, इन मशीन को क्लाउड पे सिंक करा सकते हैं. क्लास पीसी को पोर्टल पे सिंक कराया जा सकता है, HR पीसी को पोर्टल पे सिंक कराया जा सकता है. दिस इज द पीसी सिंक्रोनाइजेशन. आप डिवाइस को सिंक कर रहे हो पोर्टल के ऊपर. दूसरे एग्जांपल पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है और लोकल में आपने एक डोमेन कंट्रोलर मशीन बना रखी है विच इज ADDS सर्वर, जो कि रन कर रहा है मे बी सर्वर 2019 पे या 2022 पे. इस मशीन से बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं. विंडोज 10 मशीन्स जुड़ी हुई हैं, विंडोज 11 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और आपने इन मशीन्स को कन्वर्ट कर रखा है वर्क ग्रुप से डोमेन में. नंबर ऑफ यूजर्स दैट वी क्रिएटेड ऑन प्रेमाइसेस लाइक एज अ क्लास नाम का यूजर बनाया हमने. टेस्ट के नाम से एक यूजर हमने क्रिएट कर रखा है. राज के नाम से एक यूजर क्रिएट कर रखा है एंड मे बी AWS के नाम से एक यूजर बना रखा है. AD कनेक्ट की जिम्मेदारी क्या है कि इन यूजर्स को क्लाउड पे ले जाना. AD कनेक्ट हमारी मदद करेगा टू ब्रिंग आवर यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस टू क्लाउड. दिस इज द रियल वर्क ऑफ sync the users from local AD to cloud to MS 365. Anyone? Any question about the concept? सर जो ये डिवाइस आप जो पीसी कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हो इन दी MS इंट्रा ज्वाइन,
तो इसमें जितने यूजर्स होंगे पीसीस में एंड जितने होंगे वर्क ग्रुप जो बना होगा सिंगल तो वो सारे क्लाउड पे आ जाएंगे, मतलब MS365 में आ जाएंगे वो। आप ज्वाइन की बात कर रहे हो या कनेक्ट की बात कर रहे हो? ज्वाइन की सर। यूजर का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके ठीक है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस जो होंगी वो सारी क्लाउड, नहीं मतलब भाई, फिर ये डिवाइसेस मतलब कैसे? मशीन जाएगी, मशीन डिवाइसेस जाएगी, ओके यूजर का कोई रोल नहीं है। ठीक ठीक है, यूजर का रोल आएगा इंट्रा कनेक्ट के केस में। गॉट इट। सो ये दो प्रैक्टिकल है जो हमें आने ही चाहिए, ये जो टास्क हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द वे हाउ वी कैन मैनेज दिस एनवायरनमेंट। कोई क्वेश्चन, कोई सर डाउट? इसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे ना इसको? हाँ, उसी का वेट कर रहे हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी टेक द आरडीपी ऑफ माय मशीन, बेस से समझाते हैं आपको कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। सर माइग्रेशन इश्यू को बोलते हैं क्या हम लोग? नो नो नो, हाइब्रिड से दिस इज नॉट क्लाउड माइग्रेशन। पे जाना। ये माइग्रेशन नहीं है, ये हाइब्रिड है। ये सिंक्रोनाइजेशन करना हाइब्रिड कहलाता है। मींस क्लाउड प्लस ऑन प्रेम। क्लाउड प्लस ऑन प्रेमाइसेस, दोनों जगह से हम चीजों को हैंडल करेंगे। आई होप कि यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन। यहाँ पे एक विंडोज की मशीन दिखाई पड़ रही है। इस विंडोज पे मैंने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया है और इस VMware वर्कस्टेशन के अंदर मैं एक नया सर्वर, वैसे तो मैंने पहले सर्वर बना रखे हैं, वी कैन प्रोसीड विद दिस सेम सर्वर वन। एडी का आइडिया है आप लोगों को? कैन यू प्लीज टेल मी if you guys Yes, sir. good with AD तो we can proceed with Yes. directly. ठीक है, we know about the Active Directory domain services. चलो, यहाँ पे हमने टर्न ऑन किया। सर्वर 2022 है जिसमें हमने Active Directory domain services को इंस्टॉल कर रखा है पहले से। I have already installed Active Directory domain services and let me set up few users। कुछ यूजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यूजर क्रिएट करने के बाद we are going to synchronize them. सर इसमें सारे यूजर सिंक्रोनाइज होते हैं, लाइक गेस्ट यूजर आल्सो? बाय डिफॉल्ट सारे यूजर्स होते हैं बट आप अपने अकॉर्डिंग उनको मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मींस परमिशंस? हाँ, वो उसको कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है। ओके Our server machine is ready to use, जिसमें हमने डोमेन जो क्रिएट कर रखा है, the domain name is cloud.com। ठीक है, this is the domain controller. Anyone can tell me about what is use of domain controller? Sir, it is the like AD only where we can keep the users and we can assign the permissions directly from here to the users and give the permission like DHCP and everything जो हमको सारी सर्विसेज मिल जाती हाँ, हैं। मतलब जो ऑन प्रेमाइसेस पे लाइक एज डिवाइसेस उनको कंट्रोल वगैरह करना हम इसे आसानी से कर सकते हैं, करेक्ट? यस। चलो, ग्रेट। लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल। अभी करंट सिचुएशन क्या है हमारे इस ऑन प्रेमाइसेस डोमेन की? पूरी तरीके से ब्लैंक है।
DSA.MSC जब आप करोगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा जहां पे हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स की डिटेल्स आ जाएगी। cloud.com हमारा डोमेन है। नंबर ऑफ यूजर्स दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, आप देखिए यहाँ पे क्लार्क बना है एक यूजर और टेलनेट एक यूजर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बट लेट मी क्रिएट फ्यू मोर यूजर्स ना, यहाँ पे कुछ और यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं लाइक AWS। AWS बना लेते हैं एंड कोई सा भी पासवर्ड दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा यूजर हम बना देते हैं टेस्ट के नाम से। ये सारे यूजर्स लोकल पे बन रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज। पोर्टल पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऑन प्रोमाइसेस AD पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हो गए अपने पास? 4 users। 4 यूजर हो गए अपने पास। सर गेस्ट यूजर भी तो है जो वो नहीं जाएगा? नहीं, गेस्ट यूजर लोकल के लिए होता है ना, गेस्ट यूजर कभी 365 या क्लाउड के लिए नहीं होता। गेस्ट यूजर सिर्फ लोकल इन्वायरमेंट के लिए होता है, इसका आपके पोर्टल पे नहीं रहता। ओके। कैन बी प्रोसीड गाइस? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्योंकि आप ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो अपने पूरे इन्वायरमेंट को। ये आपका पोर्टल हो गया, ठीक है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर हो गया, ऑफिस 365 पोर्टल हो गया। यहाँ पे कई सारे यूजर्स जो हमने बनाए थे और कुछ यूजर हम अपने लोकल कंप्यूटर पे भी बना लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इन यूजर्स को क्लाउड पे लेकर चलें, राइट? This is our responsibility. We should know about how we can bring the users from on-premises AD to Microsoft Intra Admin Centers. Is all right? यस सर। ठीक है, देखो सिंक्रोनाइजेशन कोई भी कर लेता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको कुछ अलग तरीके से तैयारी करनी है ताकि इंटरव्यूअर को भी लगे कि आप एक बहुत बड़े इन्वायरमेंट को हैंडल कर रखे हो। सो डिस्कस करते हैं अबाउट फ्यू प्रीरिक्विजिट्स दैट आर इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। कुछ चीजें हैं जो हमें अपने सेटअप करने से पहले चीजों को क्लियर करके चलना है, जैसे कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट, सेटअप माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट। और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट करने के लिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, एक तो अपने पास ये पोर्टल हो गया, MS365 का पोर्टल हो गया लाइसेंसिंग वगैरह के लिए, और ये आपका लोकल का AD हो गया। हमने जो AD बनाया है कहाँ पे बनाया है? सर्वर 2022 पे। डोमेन का नेम है cloud.com और कई सारे यूजर्स हमने इस पे रेडी कर लिए हैं। द यूजर्स आर टेलनेट, द यूजर्स आर क्लार्क, और अभी हमने 2 यूजर को और ऐड किया है जो है टेस्ट और AWS। सर लेटेस्ट सर्वर 2025 चल रहा है ना? हाँ 25। ओके। Our responsibility to bring these users, हम इन यूजर्स को यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, पोर्टल के ऊपर क्या करना चाहते हैं? सिंक करना चाहते हैं। तो सिंकिंग प्रोसेस के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद प्रीरिक्विजिट। तो क्लाउड पे क्या क्या प्रीरिक्विजिट है उसकी लिस्ट आप अलग बना लो, और ऑन प्रोमाइसेस पे क्या प्रीरिक्विजिट है उसकी लिस्ट आप अलग बना लो। ठीक है, दोनों पेज की जो लिस्टिंग है ना वो आप सेपरेट कर लो।
क्लाउड पे सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एक यूजर एंड मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा यूजर जो ग्लोबल एडमिनिस का पार्ट हो। नंबर तीसरे पे आप आ जाओ, डाउनलोड, क्योंकि ये जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पोर्टल पे मिलेगा और बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। हाउ मेनी प्रीरिक्विजिट फॉर पोर्टल? 3 प्रीरिक्विजिट हो गए। ये क्लाउड की पोर्टल की रिक्वायरमेंट हो गई। व्हाट अबाउट ऑन प्रेमाइसेस? ऑन प्रेमाइसेस पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? ऑन प्रेमाइसेस की जो प्रीरिक्विजिट्स है, ठीक है, ये पहला प्रीरिक्विजिट हो गया। ऑन प्रेमाइसेस प्रीरिक्विजिट्स पे पहला ADDS must be working fine. नंबर दूसरा, system connected with minimum 25 to 30 Mbps इंटरनेट स्पीड, ठीक है। ये 2 प्रीरिक्विजिट है और तीसरा प्रीरिक्विजिट है इंस्टॉल AD कनेक्ट टूल, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल। नंबर 4, फॉलो द स्टेप्स। Sir, what is meant by ADDS should be working fine means लोकल में ADDS रन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, FSM और रोल्स वगैरह उसके उसी मशीन पे होने चाहिए। अच्छा, 5 सारे होने FSM और चाहिए। रोल्स होते हैं ना, सारे रोल्स उसी पे होने चाहिए, या दूसरे पे भी है ना, तो वो लाइक एज अ लाइव होने चाहिए। कोई भी रोल डाउन होगा तो AD कनेक्ट काम नहीं करेगा। ओके, तो उसमें एरर आ जाएगा। हाँ, वो बीच में ही एरर दे देगा। ओके।
कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज, एनीवन? नथिंग फ्रॉम माय साइड। है ना, तो प्रोसीड कर देते हैं प्रैक्टिकली कैसे वर्क होगा ये। बैक टू द पोर्टल, पहले हम पोर्टल पे चलते हैं और वहां से एक यूजर सेलेक्ट करते हैं, टेलनेट। टेलनेट को बनाते हैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर। अब देखिए यहाँ पे विच इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, हमने इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाया। और ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाने के बाद आप यहाँ पे टूल को डाउनलोड करो। टूल कहाँ से होगा, मिलेगा हमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पे जाना है, ओवरव्यू पे जाना है। ओवरव्यू पे जाने के बाद आप देखिए ये पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट। इस गो टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट पे चलो। यहाँ पे क्लाउड सिंक, कनेक्ट सिंक और गेट स्टार्टेड है। आपको क्लिक करना है कनेक्ट सिंक पे। कनेक्ट सिंक पे क्लिक करने के बाद ये लेटेस्ट वर्जन का, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल का उसकी डिटेल आ जाएगी। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट। सेलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट एंड डाउनलोड पे जाओगे। 145 MB का ये छोटा सा टूल है जो मीडिएटर की तरह काम करेगा, ठीक है। पहले ये टूल कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते थे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, गूगल से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते थे। बट सिक्योरिटी कंसर्न होने की वजह से, इसको माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही सिर्फ केवल ऑथराइज कर दिया है। ओनली माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर इज एप्लीकेबल टू एक्सेस इट। हमने इसको डाउनलोड किया और आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी करने के बाद इसको हम ले जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। जो सेकंड सर्वर है हमारा, सर्वर मशीन है, उस पे हम ले चलते हैं। आप बाहर से डाउनलोड करके यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वीएम में नहीं जाएगा, बेस मशीन में चला जाएगा। ओके। चलिए, इस टूल को हमने डाउनलोड किया और सर्वर मशीन पे पेस्ट करके इंस्टॉल करते हैं। फॉलो द स्टेप। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, मशीन हमारा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, एडी हमारी सक्सेसफुली रन कर रही है, व्हिच इज वर्किंग प्रॉपर्ली। डबल क्लिक करते हैं इसको, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। और आप यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द फर्स्ट विजेट, आई एग्री टू लाइसेंस, कंटिन्यू। एक्सप्रेस सेटिंग, पहली बार जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो ये मैंडेटरी है कि आप एक्सप्रेस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी सारी सर्विसेज जो है आसानी से सिंक हो जाए। जो we just need to proceed with the express setting and it will redirect you on the page connect to the Microsoft Intra Connect। तो प्रीरिक्विजिट क्या डिस्कस हुआ था कि एक आपके पास यूजर होना चाहिए और यूजर के को राइट्स देना है आपको, किसके, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के। ग्लोबल एडमिन। यूजर मस्ट बी द पार्ट ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हमने टेलनेट को ग्लोबल के राइट्स दिए हैं, teachmecloud.blog, ये हमने यहाँ पे राइट्स दे दिए। नेक्स्ट किया, पासवर्ड मांगेगा ये, सो यू नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड। सर्वर में ये छोटी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है ना, जावास्क्रिप्ट नॉट अवेलेबल। तो आप क्या करिए, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करो आप, यहाँ पे लोकल सर्वर पे जाओ और लोकल सर्वर पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपल था, ये जो इनहैंस सिक्योरिटी फीचर है ना IE का, इसको आप कर दो टर्न ऑफ। प्लस बैक करते हैं क्योंकि ऑथेंटिकेशन देना जरूरी है। अब ट्राई करते हैं फिर से। ऑथराइज योर यूजर telnet at teachmecloud.blog। सर रियल टाइम सिनेरियोस में क्या मतलब रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से, जैसे मतलब वहाँ तो बल्क यूजर्स में आता होगा ना?
हाइब्रिड तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में सारी कंपनियां हाइब्रिड इस्तेमाल करती हैं। यूजर दो जगह पे नहीं मैनेज होते हैं, यूजर एक ही भी जगह पे मैनेज होते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, और उसको सिंक करके क्लाउड पे ले जाया जाता है। हाँ, कोई न्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड होगा तो हमें करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग पे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आई थिंक फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेंटेन ही करना पड़ेगा उनको। नहीं नहीं, न्यू क्लाइंट जो बनेगा वो भी तो ऑन प्रोमाइसेस पे ही बनेगा ना। हाँ, वही कह रहा हूँ ना सर, अगर पहले से कोई न्यू क्लाइंट आया तो हमें करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग हाँ क्लाइंट तो ऑलरेडी हाँ, होंगे ही, आप कह रहे हो जो हाइब्रिड में है। करेक्ट। ओके। एंड ये देखो दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, विच इज कनेक्ट टू द एडीडीएस। अब आपको देना है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हमारा है cloud.com का एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो भी आपने लोकल मशीन का रख रखा है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड पासवर्ड। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, विच इज cloud.com नॉट एडेड, और उसके नीचे जो देखो तो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यू विदाउट मैचिंग ऑल यूपीएन सफिक्स टू वेरीफाइड। ऐसा क्यों आ रहा है? व्हाट इज यूपीएन गाइस? पहले भी हमने डिस्कस किया है। कस्टम डोमेन वाला कुछ। हाँ। यूजर प्रिंसिपल यूजर प्रिंसिपल नेम यूपीएन, हाँ ठीक है। नेम। एक एक एग्जांपल यूपीएन का, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ यूपीएन? यूजर प्रिंसिपल नेम जिसमें डोमेन नेम और यूजर नेम एक साथ मिलके जो @ के साथ होते हैं उनको हम यूपीएन बोलते हैं। चलिए, हमारा यूपीएन मैच नहीं कर रहा है, हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट मैचिंग। नेक्स्ट। ये सारी सर्विसेज आपकी इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्टर, कनेक्ट विद cloud.com, enable password hash synchronization, enable auto update। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर दिस वन, इंस्टॉल। इट विल टेक टाइम, है ना, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा टू ब्रिंग आवर यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस एडी टू माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन। देखो प्रोसीजर में आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से स्टेप्स यूज किया है, बहुत सी नॉर्मल से स्टेप्स यूज किए हैं टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स। इज दैट क्लियर? बट सर एक वन क्वेश्चन, जैसे अगर आप करते हैं, जैसे आपको रियल टाइम सिनेरियो में मतलब क्या और एरर आ सकते हैं इसमें जैसे हम करते हैं अगर, इसके अलावा जैसे आप एरर नहीं आया कोई अभी, हाँ, तो व्हाट इज द कॉमन एरर्स जो हमें आ सकते देखो हैं वाइल। देखो जो सबसे ज्यादा कॉमन एरर है ना हाइब्रिड की को क्रिएट करते टाइम पे, वो होता है कि कई बार क्या होता है कि बंदे जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 25 यूजर आपने बना रखे हैं, ठीक है। 20 यूजर तो सिंक्रोनाइज हो गए, बट 5 यूजर सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं, ओके। या हर सिंक्रोनाइजेशन में एक दो यूजर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो ट्रबल शूट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मतलब उसको मतलब इन टर्म्स ऑफ थ्योरी हम उसको हम क्या फिर करते हैं जैसे उस केस में। ट्रबल शूट करोगे आप। ओके, मतलब वन ऑफ द रीजंस क्या हो सकते हैं वो सिंक क्यों नहीं हो रही, जैसे मतलब एक कॉमन कोई ऐसा एक कोई आपने फेस करा हो जैसे ऐसा हम्म, कोई इशू। नहीं नहीं, उसके लिए ट्रबल शूटिंग के लिए ना एक होता है सॉफ्ट सिंक, हार्ड सिंक, और एक होता है इसके अंदर एक टूल, माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन के अंदर ना एक टूल होता है, ओके। और उस टूल के अंदर आपको सारी चीजें लॉग्स वगैरह मिल जाते हैं कि क्या रीजन हुआ होगा, पिंग फेल होने की वजह से जो है सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, या फिर और कोई पंगा था इस वजह से सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, तो इट विल गिव अस लॉग्स, और लॉग रीड करके वी कैन डू दैट। ओके। वो रियल टाइम पे पता लगेगा जब हम काम करेंगे तो। सर वो लॉग्स कहाँ पे चेक करेंगे बता सकते हैं? वंस वी कंप्लीट द पार्ट लेट देन विल डिस्कस अबाउट ट्रबल शूटिंग, है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी पहले ये कंप्लीट हो जाए।
हेलो। यस सर। यस सर। देखो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, बट हमने कुछ यूजर को ना कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश की है, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको रियल टाइम में फेस करने को मिलती है तो आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं पोर्टल पे चलते हैं, बैक यूजर्स पे चलते हैं, लेट्स मी चेक हाउ मेनी यूजर्स वी सिंक्रोनाइज्ड। अब आप देखिए यहाँ पे पोर्टल के ऊपर दो टेलनेट दिख रहे हैं हमें और दो क्लार्क दिख रहे हैं। AWS एक है, टेस्ट एक है, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं किए। अब जो यूजर सिंक्रोनाइज हुए हैं उनके सामने ऑन प्रेमाइसेस यस दिखाई पड़ रहा है, AWS सिंक्रोनाइज हुआ है, ये वाला क्लार्क सिंक्रोनाइज हुआ है, ये वाला टेलनेट सिंक्रोनाइज हुआ है और ये वाला टेस्ट सिंक्रोनाइज हुआ है। ये यूजर्स आपके ऑन प्रेमाइसेस से आए हैं, इसीलिए ऑन प्रेमाइसेस सिंक दिखाई पड़ रहा है। ऐड फिल्टर पे जाओ आप। ऐड फिल्टर पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन प्रेमाइसेस सिंक इनेबल पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो। अब आपको केवल वही यूजर्स दिखेंगे जो ऑन प्रेमाइसेस से सिंक होकर के क्लाउड पे आए हैं, बाकी यूजर्स नहीं दिखेंगे। इज दैट ओके? यस सर, वो जो आप कह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो क्या चीज़ है, मतलब थोड़ा समझा नहीं ये चीज़। कॉन्फ्लिक्ट मतलब AWS यूजर पहले से था, सॉरी क्लार्क यूजर पहले से था, टेलनेट यूजर पहले से था पोर्टल पे, और सेम यूजर हमने ऑन प्रेमाइसेस पे बनाए, फिर भी हम उन यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर दिए, हाँ, वो डोमेन अलग है क्योंकि। है ना? हम्म, तो ये अपने पास ऑप्शन है कि आप यूजर को सिंक कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उनका जो डोमेन है ना वो एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहिए। ओके। सर वो यूजर तो दिखाएंगे ना जो ऑलरेडी होटल पे है सर। हेलो। हाँ जी प्लीज। हाँ ये हेलो। कंसर्न था सर, जो यूजर ऑलरेडी पोर्टल में वो हमने तो दिखाएंगे हमने वो नहीं। हमने फिल्टर किया था ना कि अगर जी जी हमें अभी तो 4-5 यूजर है तो आप आसानी से फाइंड कर पा रहे हो। अगर 100+ 200+ यूजर्स होते हैं तो कैसे सिंक्रोनाइज फाइंड करते, कौन बंदा कहाँ से है? तो आप ऐड पे जाओ और यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस सिंक इनेबल पे जाओ। अब आपको केवल वही यूजर्स दिखाई पड़ेंगे जो ऑन प्रोमाइसेस पे हैं। ठीक है, सॉरी जो ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे आए हैं। हेलो। आई कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। सर रियल वर्ल्ड सिनारियोज में जब हमें गूगल वर्कस्पेस से या AWS से जब शिफ्ट करना होता है माइक्रोसॉफ्ट में यूजर्स को, इन दैट केस हमें यूज़ करना होता है राइट, कि मतलब शिफ्ट करना होता है, जो यूजर्स को सिंक करना होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पे, एडमिन से इंट्रा एडमिन पे। कौन से प्लेटफॉर्म से? यानी कोई भी अगर हमें ऑन प्रेमाइसेस से गूगल वर्कस्पेस से या कहीं से भी हमें शिफ्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे, तो इन हाँ, दैट केस हमें ये सारे स्टेप्स यूज करने होते हैं ना, कि सर्वर्स वगैरह पे यूजर्स बना के फिर उनको सिंक करना है जहां हमें सिंक करना है। हाँ। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ये सारी चीजें होती है राइट, तब हमें इस नहीं चीज की जरूरत पड़ती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे पोर्टल पे जब का ऑलरेडी ईमेल बॉक्सेस हमारे हैं, ठीक है, यूजर वहां पे हैं, ईमेल्स वगैरह हैं, उन यूजर को फॉर एग्जांपल गूगल वर्कस्पेस पे यूजर्स हैं, अब आप उनको माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे ले जाना चाहते हैं, तो वो यस। माइग्रेशन कहलाएगा, उसमें इसका कोई रोल नहीं है जो हमने प्रैक्टिकल किया, ओके। विच इज। तो ऑन प्रेमिसेस से अगर लाना है तो ये एप्लीकेबल है। हाँ, अगर ऑन प्रोमाइसेस से पोर्टल पे यूजर ले यानी जाना है, एक्सचेंज सर्वर से हमें शिप मूव करना है यहाँ पर, तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस वन राइट। एक्सचेंज सर्वर मेल बॉक्स को मूव करता है, हम यहाँ पे सिर्फ यूजर को मूव करने का काम कर रहे हैं, मेल बॉक्सेस को नहीं। हाँ, बट ऑन प्रोमाइसेस के यूजर्स को क्लाउड पे ले जाने के लिए भी हमें एडी कनेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। माइग्रेशन के टाइम पे एडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एडी कनेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
ठीक है, यूजर क्रिएशन माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके। चलो लेट्स टॉक अबाउट द रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके अंदर जो कंटेंट है ना, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं एडी कनेक्ट से रिलेटेड, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी सर शुड लेकिन नो अबाउट द आ, वर्क ऑफ एवरीथिंग। हाँ जी, सर जैसे कि अभी आपने बताया था इससे पहले कि VMware वगैरह सर्वर जो है मतलब सर्वर से हम लोग मूव कर रहे हैं, वही ऑन प्रेमिसेस से मूव करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली इतना बेसिक पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब नेटवर्किंग के मामले में थोड़ा सा फैमिलियर नहीं हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। नो प्रॉब्लम। अभी क्लियर है डाउट या अभी कोई क्वेश्चन है? नहीं, मुझे बस ये पूछना है कि जैसे कि आपने बताया था कि ऑन प्रेमिसेस पे जो ये सारे यूजर्स हमने क्रिएट करके फिर माइक्रोसॉफ्ट पे एंट्रा एडमिन पे हमने मतलब सिंक करवा दिया सारी चीज़ें, उसके हाँ बारे में ये सारी चीज़ें मुझे कंफर्म करनी थी कि एक्सचेंज सर्वर से कैसा मतलब ऑन प्रेमिसेस से कैसा, थोड़ा सा वो सारी चीज़ जानना था। ठीक है, अच्छा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये वाला प्रैक्टिकल हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ओके। सो डू वन थिंग, अभी हमने एडी कनेक्ट का पार्ट कंप्लीट किया, एडी कनेक्ट के जरिए हमने अपने यूजर्स को सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज किया ओके। एंड लेट मी ओपन इट। ये आपका ऑफिस 365 पोर्टल है, ठीक है, और ऑफिस 365 पोर्टल रिस्पॉन्सिबल है कई सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके पास लाइसेंस है, ठीक है, इसके पास लाइसेंस है। ऑन प्रमाइसिस पे आपका जो एडी है ना cloud.com, ये बहुत सालों से चला आ रहा है, पिछले 35 साल से आप इस एडी का इस्तेमाल कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कई सारे यूजर्स आपने क्रिएट कर रखा है, टेलनेट बना रखा है, टाटा बना रखा है, AWS क्रिएट कर रखा है, ये सारे एम्प्लॉयज बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट। अब ये बहुत पहले से चल रहा है, अब आपने कंपनी ने प्लान किया कि इसकी ईमेल सर्विसेज के लिए हमें ऑफिस 365 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी यूजर हैं, यूजर के पास उनका पासवर्ड है, जितने भी यूजर्स हैं उनका पासवर्ड भी हमने इस्टेब्लिश करके रखा है। अब यही बंदे ऑन प्रोमाइसेस के लैपटॉप पे डेली ऑफिस आते हैं तो अपने लैपटॉप को इन्हीं यूजर से लॉगिन करते हैं, क्लार्क से लॉगिन करेंगे, टेलनेट से लॉगिन करेंगे एंड टाटा से लॉगिन करेंगे, ये सारे यूजर्स इन्हीं से लॉगिन करेंगे, ठीक है। कंपनी ने अपने मेलिंग सर्विसेज को क्लाउड पे शिफ्ट करने का प्लान किया, यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे शिफ्ट करने का प्लान किया। तो एम्प्लॉयज का यूजर आईडी ऑलरेडी बना है, 200 एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में, उन दोनों 200 एम्प्लॉय का यूजर आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उन एम्प्लॉय के लिए हम फिर से यूजर्स क्यों क्रिएट करें ऑफिस 365 पे? वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके यूजर और उनका पासवर्ड जो ऑन प्रोमाइसिस पे है, इनको हम परमानेंट के लिए लाइव सिंक करा लेंगे। क्लार्क आ गया, टेलनेट आ गया और आपका टाटा यूजर आ गया और आपके पास AWS, ये जो यूजर्स थे यानी एम्प्लॉयज थे, उनको हमने सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज करा लिया। इसका बेनिफिट ये है, मेन बेनिफिट इसका ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है वो यूजर से रिलेटेड, तो हर बार हमें पोर्टल ओपन करने की जरूरत नहीं है, हर बार हमें पोर्टल ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस विद ऑन प्रोमाइसेस। ये सारे चेंजेस हम कहाँ पे करेंगे? ऑन प्रोमाइसेस पे करेंगे, और जो ऑन प्रोमाइसेस पे चेंजेस होगा वो क्लाउड पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। पासवर्ड रीसेट करना है हो जाएगा, यूजर का नेम चेंज करना है या डिस्प्ले नेम चेंज करना है वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सर लेकिन ऑन प्रेमिसेस की जो पोर्टल है वो हम कैसे मतलब कैसे ऑन ओपन कर। प्रोमाइसेस पोर्टल नहीं है, ऑन प्रोमाइसेस ADDS है, ये ऑन प्रोमाइसेस का सर्वर है, यहाँ पे पोर्टल नहीं ओके। है।
है ना। ये यहाँ पे तो आप सर्वर 22 है। 2022 2019 सबका लुक एक ही रहता है। ओके। यहाँ पे गए आप, टूल्स पे गए और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर हाँ पे क्लिक किया। अब आपको सारे यूजर ओके मिल गए। अब मुझे लगता है कि मुझे पासवर्ड रीसेट करना है, यहीं से रीसेट कर देंगे। और जैसे ही ओके। रीसेट करेंगे, हाफ एन आवर का टाइम लगता है, आधे घंटे का टाइम लगेगा, और आपका जो रिफ्लेक्ट होने नया के लिए पासवर्ड रीसेट किया है वहां पे क्लाउड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। I have one question. Hello. आई कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। Yeah. ये कौन से मतलब पूरे एडी के यूजर्स सिंक होंगे कि पर्टिकुलर ओयू के सिंक होंगे यूजर्स? बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम सिंक्रोनाइज करोगे ना, तो सारे यूजर्स हो जाएंगे, जितने भी यूजर्स हैं, कोई भी ओयू में रहेंगे तो? कोई भी ओयू में रहेंगे। लेकिन Okay. उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन कौन से यूजर को सिंक्रोनाइज करना है, कौन से यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, ये आप बाद में डिसाइड करोगे। ठीक। मतलब हम कर सकते हैं चेंजेस, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे होते रहेंगे। सारे होते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये यूजर्स नहीं चाहिए, तो दैट यू कैन चेंज इट मैनुअली। ओके, वी आप कैन उसको, एक्सक्लूड, मतलब हाँ कोई ओयू आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको। ओके, एक्सक्लूड कर सकते हो। यस। ठीक है। और ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे रहेगा, मतलब इमीडिएट रहेगा कि कुछ थर्टी फोर्सफुली मिनट मैन्युअली करना? 30 मिनट। ओके, उसको कम नहीं कर सकते? बाय डिफॉल्ट शेड्यूल 30 मिनट का है, बट आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं चेंज 15 मिनट में, 10 मिनट में। शेड्यूल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट बाय ओके, डिफॉल्ट 30 मिनट का रहता है। माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि आप 30 मिनट तक उसको इंतजार करो। बट लेकिन जब पासवर्ड चेंज करेंगे तो इमीडिएटली पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना फिर? नहीं नहीं, टाइम फिर लगेगा। तो इमीडिएट होना चाहिए ना, नहीं तो फिर यूजर को वेट करना पड़ेगा 30 मिनट्स। ये चीजें यूजर को इन्फॉर्म करके नहीं बताई जाती कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। ग्रुप पॉलिसी भी इमीडिएट नहीं लगती। कोई भी चेंजेस आप करते हो इमीडिएटली नहीं लगती, ग्रुप है ना। यू पॉलिसी हैव तो टू ठीक है, वेट। बट पासवर्ड का इमीडिएट चाहिए रहता है ना, किसी किसी को मेल एक्सेस नहीं हो रहा है तो नहीं तो ही रिक्वेस्टिंग फॉर। यू कैन रीसेट फ्रॉम पोर्टल। ओके। जिसको इमीडिएटली चाहिए उसको बोलो पोर्टल से रीसेट कर ले, है ना। वहां से हम रीसेट कर देंगे तो वो इमीडिएटली रीसेट हो जाएगा। ओके, और ये सिंक्रोनाइजेशन वन वे रहेगा, वहां से यहाँ कुछ नहीं आएगा ना? ओनली वन वे, हाँ। जो चेंजेस ऑन ओके। प्रोमाइसेस पे होगा केवल वही रिफ्लेक्ट करेगा क्लाउड पे। क्लाउड पे जो चेंजेस करेंगे, नया यूजर बनाएंगे, वो यूजर ऑन प्रोमाइसेस पे नहीं आएगा। नहीं आएगा, ओके। और ऑफिस 365 की सर्विसेज के लिए फिर आगे से जो नया यूपीएन आया है उससे ही एक्सेस करने पड़ेंगे, राइट? नहीं, यूपीएन आपका कंपनी के नेम से ही होगा। दैट यू नीड टू नहीं, मॉडिफाई, दैट यू नीड टू ट्रबल शूट। नो, आप वो ये कौन सा ही आप सिंक हुए यूजर दिखाई ना पोर्टल पे एक्चुअली? मैं इसका नाम भूल गया एक्चुअली, क्योंकि अपना जो ये है वो टीएमसी कुछ है, राइट? टेनेंट। लेकिन यहाँ पे जो सिंक होके आइडिया है वो आया है, टीएमसी cloud.com आया है क्या? cloud.com on cloud.com microsoft.com, on microsoft.com आ रहा हाँ, है। नहीं, टेकमी क्लाउड डॉट ब्लॉक, ये अलग है क्या? नहीं, सिंक वाला कौन सा है? अच्छा, टीएमसी का ही है। तो सर इसका तो चेंज करना पड़ेगा फिर बाद में डोमेन नेम? नहीं नहीं, अब वो ऑन प्रोमाइसेस से ही चेंज करेंगे हम। सिंक्रोनाइजेशन के पहले ही चेंज कर देंगे, तो क्लाउड पे आएगा तो वो आपके कंपनी नेम से ही आएगा। और हमारा वहाँ का डोमेन क्या था सर, ऑन प्रीमाइसेस का? cloud.com। cloud.com, तो वो यहाँ पे दिखा नहीं है कहीं पे, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है टीएमसी में, हाँ, यहाँ राइट पे ना? सिर्फ पब्लिक डोमेन आते हैं, यहाँ पे प्राइवेट डोमेन ओके, नहीं यूज आते हैं, है ना। नहीं नहीं, आई जस्ट, हाँ मैं समझ गया, वो लोकल एक्चुअली नॉट रिजर्वेबल रहेगा। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ का यूपीएन ले लिया, ठीक है। ओके, गॉट इट। ठीक है, चलो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, एडी कनेक्ट के केस में जब भी आप एडी कनेक्ट इस्टेब्लिश करते हो ना, तो इसमें कई सारे कंपोनेंट पिक्चर में आते हैं, and we should know about the use cases of every AD Connect component. The AD Connect components are
पहला, you should know about protocols that required for AD sync. पहला। दूसरा, password has sync. तीसरा, password write back. चौथा, pass through authentication. And number 5th, SSO. Number 6, custom user synchronization. और नंबर 6 पे आएगा alternate UPN suffix. How many components are required? 7 components. और लास्ट में एक प्रैक्टिकल है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन अबाउट हार्ड सिंक एंड सॉफ्ट सिंक. ठीक है, क्या क्या रहेगा? ये सर उसी के लिए ट्रबल शूट करने के लिए जो सिंक नहीं होते यूजर्स. हाँ, सिंकिंग के लिए ट्रबल शूट. इसमें सारे कंपोनेंट ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. जितने भी कंपोनेंट्स है ना, इनडायरेक्टली सभी आपकी हेल्प करेंगे टू ट्रबल शूट, टू परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग एक्टिविटी. ऑल गुड? मतलब these 7 components are one of the reasons जो सिंक नहीं हो रही यूजर. अरे नहीं भाई, ये सभी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते हैं. ओके ओके, गॉट इट. ठीक है. जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी, क्लाइंट कुछ भी मांग सकता है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अगर हमें फुलफिल करना है तो हमें ये 7 कंपोनेंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा. साथ ही साथ ये कंपोनेंट्स हमारी मदद करेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए, इन केस ऑफ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग. ऑल डन? यस सर. सर वो जो ज्वाइन वाला है उसमें एडी जो इंट्रा ज्वाइन वाला है उसमें वो नॉर्मल उसका उसका भी प्रैक्टिकल बताओगे सर थोड़ा सा उसके बारे में? वन बाय वन उसमें करके ना, 1 by 1 करके. ओके ओके, ठीक है. पहले हम ये कंप्लीट कर लें 7 कंपोनेंट्स, उसके बाद फिर हम इंटर ज्वाइन पे, वो हार्डली हाफ एन आवर का टाइम लगेगा इसको समझने में, एंड वी कैन मैनेज द ऑल. हम उसको आसानी से समझ लेंगे. ठीक. चलो प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चीज, जो अभी हमने सिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट किया, इंटरव्यूअर सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप करेगा, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट कि बैकएंड में कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ जब आपने एडी कनेक्ट को कॉन्फ़िगर किया है. एडी कनेक्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद यूजर्स को सिंक करके क्लाउड पे ले गए. टेल मी अबाउट द प्रोटोकॉल्स दैट यूज्ड इन द बैकएंड. तो आपको सिंपल से 2 प्रोटोकॉल्स यूज करने हैं. वन इज HTTPS और दूसरा है सर्विस बस. ठीक है, ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे एडी कनेक्ट के सिंकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. हेलो? Yes, sir.
ठीक है, इफ एनीवन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, तो आई थिंक वी आर एबल टू डिस्क्राइब देम. Next, we are able to find multiple option. The another option is related to password hash, password write back, pass through authentication. पासवर्ड हैश क्या होता है? पासवर्ड हैश की जो जिम्मेदारी होती है, अगर हमने यहाँ पे कोई यूजर बनाया, क्लार्क बनाया, इसका मैंने पासवर्ड रख रखा है cloud@123. अब जब आप सिंक करोगे ना, तो ये जो सर्विस है पासवर्ड हैश सिंक, इसकी जिम्मेदारी होती है कि इसका जो पासवर्ड है वो क्लाउड पे भी सेम पासवर्ड ले जाए. जो यूजर हमने ऑन प्रोमाइसिस पे बनाया है, जो पासवर्ड हमने ऑन प्रोमाइसिस पे बनाया है, वो पासवर्ड क्लाउड में ले जाने की, ऑन प्रोमाइसिस से क्लाउड तक सिंक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच इज मैनेज बाय द पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन. ऑल ओके? यस सर. और पासवर्ड राइट बैक इसका अपोजिट होता है. पासवर्ड राइट बैक इसका अपोजिट होता है. द वर्क ऑफ पासवर्ड राइट बैक, अगर आप उसको क्लाउड से रीसेट करते हो, मान लीजिए मैंने इसी यूजर का पासवर्ड cloud@123 था, अब मैंने इसका test@123 कर दिया, क्लाउड से रीसेट किया, अब ये पासवर्ड ऑन प्रोमाइसिस पे आ जाएगा test@123. ये कौन करेगा? ये हमारा पासवर्ड राइट बैक करेगा. दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक. कितने लोगों का क्लियर हुआ इन दोनों में गैप, डाउट? क्लियर सर. Yes. Clear, sir. Password hash for on-premises to cloud. Password write back from cloud to on-premises. ठीक है, और ये हमें कॉन्फ़िगर करना होता है. हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड की हेल्प से we can set up our infrastructure of mailing services from both the portal at the same time. हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है ऑन प्रोमाइसेस से भी कर लेंगे, हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है क्लाउड से भी कर लेंगे, तो वी कैन डू दैट फ्रॉम बोथ द वे. नेक्स्ट, द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट which is pass through authentication. ये तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा गैप है तीनों के बीच में. पासवर्ड हैश ऑन प्रोमाइसेस से यूजर का पासवर्ड सिंक करता है क्लाउड पे. पासवर्ड राइट बैक क्लाउड से सिंक करता है, क्लाउड से अगर आपने पासवर्ड रीसेट किया तो वहां से सिंक करेगा ऑन प्रोमाइसेस से, क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस पे. ऑल ओके? पासवर्ड राइट बैक. अब पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या है? पास थ्रू ऑथेंटिकेशन कैन आल्सो परफॉर्म सेम टास्क.
पासवर्ड हैश की तरीके से पासवर्ड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन भी काम करता है, नो गैप। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है सिक्योरिटी से रिलेटेड, दैट वी नीड टू क्लियर द डाउट विद प्रैक्टिकल। कैन यू प्लीज गो थ्रू द ऑल पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टुडे, और कहीं पे कोई डाउट या कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। ये सर सर्विस बस ये मैच एग्जैक्टली कर रहे होता थे, वो एरर कहाँ पे आएगा और कैसे लॉग्स देखेंगे क्या एरर से आया, तो बता देंगे। हेलो, आई कैन हियर यू हियर। यस वो बोल रहा है कि एडीडीएस से जो आप यूजर का डिटेल्स मींस बैकअप ले रहे थे, तो वो अगर एरर आता है तो वो कहाँ पे चेक करेंगे, किस कौन लॉग्स सा में चेक करेंगे कौन एरर? सॉरी कौन से बैकअप की बात कर रहे थे अभी हमें? बैकअप नहीं सिंक्रोनाइजेशन? सर, मतलब यस यस एडीडीएस से इंटरकनेक्ट की बात कर रहे थे, उसमें बाय चांस अगर एरर आता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किस रीजन से एरर आ रहा है, तो लॉग्स में कैसे चेक करेंगे वो बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप होगा भाई। इसीलिए तो अगर आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो केवल वही डिस्कस करें, तो मैं ये चीजें हटा देता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग, ताकि लास्ट में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वी ये आर सर टॉकिंग सर्विस अबाउट द कंपोनेंट एंड लॉग्स का पॉइंट आएगा, ये कंप्लीट करते हैं, फिर लॉग्स का पॉइंट आएगा, लॉग्स पे हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। कुणाल प्लीज गो अहेड। सर ये सर्विस बस एग्जैक्टली व्हाट इज दिस प्रोटोकॉल, मतलब जैसे एचटीटीपीएस तो ठीक है, वो हमें पता है कि सिक्योर करती है कनेक्शन को, ये सर्विस बस क्या करती है सर एग्जैक्टली? देखो, अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो डेटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं, रिमेम्बर? यस राइट, टीसीपी एफटीपी यूडीपी। एफटीपी एफटीपी नहीं 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 नहीं, ये तो अच्छा ईमेल वैसे हो गया। वाला, हाँ। एफटीपी हो गया। एफटीपी क्या करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस। है ना? और एसएमबी प्रोटोकॉल, एनएफएस प्रोटोकॉल, है ना? आईएसकेजी प्रोटोकॉल, ये सारे बंदे जो है डेटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं। राइट। मतलब एक फाइल मेरे पास है, तुम्हारे कंप्यूटर पे अगर मुझे फाइल सेंड करनी है या फोल्डर सेंड करना है, तो आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ एफटीपी, करेक्ट? लेकिन व्हाट यस अबाउट सर्विसेज? सर्विस को कैसे ट्रांसफर करें? तो ये जो सर्विस बस है ना, इसकी जिम्मेदारी है जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर करने में सर्विस बस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, जिसका पोर्ट नंबर होता है 5671। ओके गॉट इट। इज ऑल राइट प्लीज? यस तो आई अपलोड द वीडियो एंड प्लीज गो थ्रू द पॉइंट, और नेक्स्ट में जो ये 4 5 6 7 8 जो कंपोनेंट है इनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम सारा कंपोनेंट कवर करने के बाद ट्रबल शूटिंग पे जाएंगे। डन। Guys, make your notes. Next week notes आप share करोगे, because I need to see how much you completed. Done? Sure, सर क्वेश्चन ओके सर। सर तो उसमें डिसेबल हो गया, मैं कुछ किया Sorry, नहीं, ऑटोमेटिक 2-3 घंटे के बाद डिसेबल हो गया क्या चीज? माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे आ गया। Account? यस सर, यस सर। Can मेल you please अकाउंट check any email जिससे ईमेल बनाया था, कोई ईमेल आई है क्या? उस टाइम आया कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, और मैं कुछ किया भी नहीं, आधे घंटे यूज किया, 2-3 यूजर बनाया और ग्लोबल एडमिन का वो राइट्स दिया, हम्म। बस इतना। उसके बाद वो डिसेबल हो गया और उसके आप बाद कोई भी फिर एनिमल। आप पोर्टल एक्सेस कर पा रहे हो? यस सर। पोर्टल एक्सेस कर पा रहे हो, बस सर्विसेज नहीं मिल पा रही। आप मुझे एक यूजर बना के शेयर करो, यूजर आईडी पासवर्ड, एक नया यूजर ग्लोबल एडमिन राइट्स दे देना। विल चेक एंड रेज अ टिकट। टिकट भी रेज कर दिया था लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, टिकट एडमिन किया है, आज ही किया मैंने।
पिछले संडे को इशू आया था ये। नहीं, अच्छा, आप एक बार ग्लोबल एडमिन का अकाउंट भेजो, आई विल चेक इट। बट क्या है कि जिस डेबिट कार्ड से बनाया था ना, उससे पहले भी मैंने इंट्रा आईडी का P1 P2 बना रखा था 5-6 महीने पहले। तो इसकी वजह से भी हो सकता है क्या कि एक साल तक वो हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल को रख करके स्टोर करके रखते हैं अपने पास। हाँ, तो सेम डेबिट कार्ड मैंने यूज किया हूँ सर, तो उसकी वजह से तो इशू नहीं हो हाँ, सकता डिसेबल। उसी की वजह से होगा, बट आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए रीजन का। मेल में चेक करना, आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। अभी मैं शेयर करूँ सर आपको? जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, शेयर करो।